स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल मेरी नॉलेज यानी मेरिक पर। इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी का सबसे करीबी मित्र है चंद्रमा, जिस पर वैसे तो विश्व के कई देश लैंड करने की इच्छा रखते हैं और कई सारे तो फ्लाईबाइज एंड लूनर ऑर्बिटिंग में सफल भी हुए हैं, परंतु एक्चुअल लैंडिंग का श्रेय कई वर्षों तक सिर्फ 3 देशों यूएस, रशिया और चाइना को प्राप्त था। फिर आया हमारा चंद्रयान और भारत विश्व का इकलौता वो देश बना जिसने चंद्रमा के सबसे कठिन माने जाने वाले साउथ पोल के निकट अपना तिरंगा लहराया। और क्यों ना हो, जिस देश के लाखों वर्ष पुराने ग्रंथ सूर्य सिद्धांता में पृथ्वी और चांद की दूरी स्पष्ट बताई गई है, उस देश को कुछ अलग तो करना ही था। चंद्रयान प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई नेशनल लूनर मिशन टास्क फोर्स के गठन से, जिसमें इसरो समेत भारत के और भी कई अग्रणी साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट शामिल थे। 15 अगस्त 2003 में उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंद्रयान प्रोजेक्ट की घोषणा की और फिर नवंबर 2003 में प्रोजेक्ट को स्वीकृति भी मिल गई। इस श्रृंखला में पहला था चंद्रयान 1, जिसे 22 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट पर लॉन्च किया गया। 10 नवंबर 2008 को भारत मून की ऑर्बिट करने वाला 5वां देश बना। यहाँ पर एक छोटी सी परंतु इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगी। देखिए, वर्ल्ड वाइड ये जितने भी मून मिशंस हैं वे मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। फ्लाईबाइज, जिसमें प्रोब मून के बहुत करीब से होता हुआ गुजर जाता है पर उस पर लैंड नहीं करता और ना ही उसके ऑर्बिट में जाता है। ऑर्बिटर मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, लैंडर उसकी सतह पर लैंड करता है और रोवर एक वाहन की तरह उसकी सतह पर चलता है। छठा प्रकार है इम्पैक्टर, जो हाई स्पीड से मून की सतह से टकरा कर वहीं रह जाता है। चंद्रयान 1 वैसे तो एक ऑर्बिटर मिशन था, परंतु महान वैज्ञानिक स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, की सलाह पर इसमें एक मून इम्पैक्ट प्रोब जोड़ा गया, जिसमें भारतीय तिरंगा अंकित था। 14 नवंबर 2008 में हमारा मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा के साउथ पोल पर गिरने वाला न सिर्फ विश्व का पहला इम्पैक्टर बना, बल्कि इसने मून सरफेस के नीचे पानी की खोज भी कर डाली। तो दोस्तों, इस तरह से चांद पर हमारा झंडा तो 2008 में ही गड़ गया था। हालांकि 28 सितंबर 2009 में ऑर्बिटर से संपर्क टूटने के कारण चंद्रयान 1 मिशन का अंत हो जाता है, परंतु इसकी सफलता से उत्साहित हमारे साइंटिस्ट चंद्रयान 2 की तैयारी में लग जाते हैं। चंद्रयान 2 पर भारत और रशिया मिलकर काम कर रहे थे। ऑर्बिटिंग, लैंडिंग और रोवर की जिम्मेदारी भारत की थी और रशियन एजेंसी रोसकॉस्मोस के जिम्मे था लैंडर प्रोवाइड करना। 2013 लॉन्च का लक्ष्य रखा गया, पर फिर विभिन्न कारणों से रशिया को इस एग्रीमेंट से पीछे हटना पड़ा और पूरे मिशन की जिम्मेदारी भारत पर आ गई। तमाम चुनौतियों पर इसरो फिर से खरा उतरा और लैंडर विक्रम का निर्माण किया गया, जो कि ट्रिब्यूट था हमारे ग्रेट स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई जी को, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ और 20 अगस्त को वो चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा। सब ठीक ठाक हो रहा था और विक्रम मून सरफेस पर लैंडिंग की तैयारी में था कि अचानक उसका इसरो कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट टूट जाता है। 7 सितंबर को पूर्व निर्धारित टचडाउन की जगह विक्रम मून सरफेस पर क्रैश लैंड कर जाता है। इस फेल लैंडिंग के पीछे मुख्य वजह थी कुछ तकनीकी खामियां और लैंडिंग के लिए अपर्याप्त जगह। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी बखूबी काम कर रहा था और उससे प्राप्त इमेजेस ने आने वाले चंद्रयान 3 का काम काफ़ी आसान कर दिया था। साथ ही चंद्रयान 2 की गलतियां भी हमारे लिए एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह साबित हुई। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। 5 अगस्त को ये लूनर ऑर्बिट में पहुंचा और 23 अगस्त को शाम 6:04 पर हमारे विक्रम ने सफलतापूर्वक मून सरफेस पर लैंड किया और इसी के साथ भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला विश्व का पहला और चंद्रमा पर लैंड करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। चंद्रयान 3 मिशन के मुख्य उद्देश्यों में से पहला था विक्रम लैंडर की सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग, दूसरा रोवर प्रज्ञान की ड्राइविंग क्षमता को परखना और आखिरी था विभिन्न एक्सपेरिमेंट से चंद्रमा की संरचना और एटमॉस्फेयर को समझना। दोस्तों, इस तरह के स्पेस मिशंस में स्पेसक्राफ्ट के साथ पेलोड्स भेजे जाते हैं, जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। चंद्रयान 3 में 7 पेलोड्स थे, 4 लैंडर के पास, 2 रोवर के साथ और 1 प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ। रोवर प्रज्ञान ने 24 अगस्त से मून सरफेस को एक्सप्लोर करने का काम शुरू कर दिया था। 30 अगस्त तक प्रज्ञान चंद्रमा पर सल्फर का होना कंफर्म कर चुका था। ये एक बहुत बड़ी खोज थी,
क्योंकि सल्फर इंडिकेट करता है वाटर आइस का होना। मित्रों, आज तक जितने भी मून लैंडिंग्स हुए हैं वे सब चंद्रमा के इक्वेटर साइड पर थे, जो कि टेम्परेचर और सतह की दृष्टि से सेफ था। परंतु चंद्रयान-3 की लैंडिंग साउथ पोल के करीब की गई, जहां क्रेटर्स की भरमार है और टेम्परेचर भी -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसरो कमांड सेंटर का लैंडर और रोवर पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, क्योंकि धरती से चंद्रमा तक एक कमांड को पहुंचने में या वहां से रिस्पांस वापस आने में करीब 1.3 सेकंड्स लगते हैं। इसलिए विक्रम और प्रज्ञान को ऐसे प्री प्रोग्राम किया गया कि वे स्वतः निर्णय ले सके, और ऐसा इन दोनों ने किया भी, एक बार नहीं अनेक बार। इस अचीवमेंट के लिए हमारे साइंटिस्ट्स को मैनी सल्यूट्स। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता होगा कि चंद्रमा का एक पूरा दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है, यानी 14 अर्थ डेज का डे टाइम एंड 14 अर्थ डेज का नाइट टाइम। इस फैक्ट के कारण चंद्रयान-3 का ड्यूरेशन रखा गया 14 डेज। 2 सितंबर को रोवर और 4 सितंबर को लैंडर को स्लीप मोड पर कर दिया गया, जिससे फ्रीजिंग लो टेम्परेचर स्पेसक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को नुकसान ना पहुंचाए। पर स्लीप मोड में जाने से पहले प्रज्ञान मून सरफेस पर 100 मीटर तक घूम चुका था, खुद को 2 बार क्रेटर में गिरने से बचा चुका था। लूनर डस्ट स्टॉर्म्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर, लो ग्रेविटी, इन सब से टैकल करता हुआ ये छोटा सा क्यूरियस रोबोट अपने बड़े भाई विक्रम के साथ मिलकर ढेर सारी पिक्चर्स और इम्पोर्टेंट डेटा पृथ्वी तक भेजने में सफल हुआ था। 22 सितंबर को लूनर साउथ पोल पर सूर्योदय के साथ ही इनके रिएक्टिव होने की बात थी, परंतु इसरो के तमाम कोशिशों के बावजूद हम इन्हें जगाने में असफल रहे। बट वी आर श्योर कि इनके कंपोनेंट्स ठीक ठाक हैं और हमें उम्मीद है उनके दोबारा सक्रिय होने की। हर दृष्टि से चंद्रयान-3 एक सफल मिशन साबित हुआ, जिसने न सिर्फ भारत को विश्व में एक ऊंचा स्थान दिलाया, बल्कि हमें कॉन्फिडेंस दिया स्पेस में हमारा परचम लहराने का। और अब भारत तैयार है अपने अगले स्पेस मिशन के साथ।